हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग और विश्रांति काल में संबंध। तो बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो बहुत और मज़ा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुगमन वेग और विश्रांति काल, इसके बारे में हम बात करते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है और विश्रांति काल क्या होता है। हालांकि ये दोनों डिफिनेशन आपको पढ़ाई जाती हैं इस चैप्टर शुरुआती चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अनुगमन वेग और विश्रांति काल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई परिपथ बनाया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक कोई परिपथ है और इसके सिरों पर कोई बैटरी जोड़ दी जाए, यहाँ पर कोई मैंने बैटरी जोड़ दी। अब जैसे ही ये परिपथ में हम क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे यानी कोई विभवांतर देंगे, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह होगी और धारा प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी परिपथ में बैटरी जोड़ते हैं और बैटरी जोड़ने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बस सिंपल सी ये डेरिवेशन है कि बैटरी जोड़ने यानी परिपथ में बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये सिंपल सी अनुगमन वेग की परिभाषा है। बाकी विश्रांति काल क्या होता है। अब मैंने कहा यहाँ पर बैटरी मैंने जोड़ी और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति किए उसे बोलते हैं अनुगमन वेग। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, तो यहाँ पर बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे से निकल रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा भी रहे होंगे। तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराते हैं तो उनमें टकराने में जो लगने वाला जो समय होता है, उस समय को ही, यानी मैंने कहा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और आपस में इनमें टकराव हुआ। अब टकराव के कारण क्या हुआ, आपस में टकराव के कारण यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिससे कि इनकी गति में कुछ विरोध हुआ होगा। उसको ही हम, इस समय को ही क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो सिंपल सी ये विश्रांति काल की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग और विश्रांति काल में संबंध की। तो सिंपल सा आपको ये चित्र याद रखना है और इस चित्र में कुछ थ्योरी है जो याद रखनी है। तो यहाँ पर चित्र में मैं जो भी थ्योरी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा कि माना किसी परिपथ में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी बैटरी मैंने जोड़ी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n गुना, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी। तो n मुक्त मतलब बिना किसी विरोध के क्या है, चल रहे हैं, ठीक, गति कर रहे हैं। तो n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और इनका जो अनुगमन वेग है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, BD है, ठीक है। अनुगमन वेग BD है। आप चाहे इसको B भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अनुगमन वेग BD है और इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है A त्वरण से क्या है, गतिशील हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन A त्वरण से गतिशील हैं यानी गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग यानी प्रति एक इलेक्ट्रॉन का वेग हमें लिखना पड़ेगा। कि माना किसी परिपथ में n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD है, ठीक है। और त्वरण जो है वो A त्वरण से यहाँ पर गतिशील हैं, ठीक है। और तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो हमें लिखना होगा और प्रति एक इलेक्ट्रॉन का वेग लिखना पड़ेगा। तो मैं मानूं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 प्लस, अब क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कुछ चल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ विश्रांति काल यानी समय लग रहा होगा त्वरण के साथ, तो यहाँ पर लिखूँगा A और यहाँ पर लिखूँगा τ1।
टाउ क्या है, आपका विश्रांति काल है, और ए त्वरण है, यू वेग है। ठीक है, u1 प्लस ए टाउ 1। इसी प्रकार हम मैं लिखूँ u2 प्लस ए टाउ 2 और u3 प्लस ए टाउ 3, और इसी प्रकार un यानी n इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखूँ तो un प्लस ए टाउ n, यानी n इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग हो जाएगा प्रति एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है bd वेग से गतिशील हैं, तो मैं यहाँ से लिखूँगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग प्रति एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अब क्या होता है, n इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग लिखना। जब भी अनुगमन वेग लिखा जाता है तो हमें क्या है, औसत निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, n इलेक्ट्रॉनों की बातें हो रही हैं, तो हमें औसत निकालना होगा। और औसत का फार्मूला हमें 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, और हमें 6th क्लास 9th क्लास में भी औसत निकालना सिखाया जाता है। तो औसत का फार्मूला जो होता है, हमें कुछ नहीं करना, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग करना है और राशियों से उतनी ही राशियों से भाग करना होता है। यही क्या है, औसत का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर राशियों की संख्या क्या है, u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2, u2 u3 प्लस ए टाउ 3, और ऐसे ही n इलेक्ट्रॉनों के लिए un प्लस ए टाउ 1, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी थी, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमें ऐड करना होगा और n से भाग करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल संख्या है वो n गुना है। तो क्या करेंगे, bd क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक है, तो bd बराबर इन सबका ऐड कर देंगे, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 और प्लस u3 प्लस ए टाउ 3, और इसी प्रकार डॉट 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 लेके चलेंगे, और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों के लिए ये वाला पद, ठीक है, ए टाउ n हो जाएगा, और अपॉन औसत के लिए क्या करेंगे, n से भाग कर देंगे, क्योंकि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ठीक, अब क्या करना है कि एक फार्मूला होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n बराबर 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो कैसे होगी, देखिए u1 और यहाँ पर ए टाउ 1, यानी दो पद हैं, u2 प्लस ए टाउ 2 और u3 प्लस ए टाउ 3, यानी क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें दो पद हैं। तो हमें क्या करना, ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी सेम इस तरह से। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं लिख दूँ u1 प्लस ये वाला u2 प्लस ये वाला u3 और प्लस में un तक की, यानी डॉट डॉट ले चलूँ यहाँ से, और यहाँ पर un, और ये क्या है, ये इन दोनों पदों में क्या है, n से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर एक पद के लिए लिखेंगे तो n से भाग कर देंगे, यहाँ पर ये वाला n से। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, ये वाला हो गया। ठीक, और ये हो गया bd बराबर। अब क्या है, यहाँ पर ये वाला पद ए वाला ए और टाउ वाला पद, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3, और यहाँ पर डॉट 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 प्लस ए टाउ n अपॉन n, ये वाले पद से दूसरे पद में भाग कर देंगे, तो ये वही हो गया। अब क्या, एक और फार्मूला होता है यहाँ पर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n बराबर टाउ के होता है, एक ये होता है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो पद है ये इस पद के बराबर है, यानी इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और यहाँ पर ये वाला चिन्ह प्लस। ठीक है,
अब ये वाला कंडीशन बनी नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ए सब में कॉमन है, त्वरण कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn/n। अब ये कंडीशन बन गई, तो ये τ के बराबर है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 प्लस a τ बराबर vd। अब क्या है, 0 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा bd बराबर a τ। तो यहाँ से ये अनुगमन तथा विश्रांति काल में संबंध निकल आएगा। तो यहाँ से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब क्या है कि ये वाला जो डेरिवेशन है हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर ये डेरिवेशन दोबारा से पढ़ना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेरिवेशन अगर आपने यहाँ पर सीख लिया तो वो जो ओम का नियम है, ओम के नियम अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम है, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो बहुत उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये सीख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर भी अलग से पूछा जाता है और ओम के नियम में भी ये काम आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।